ये है ग्रह ऑफ द एप्स किंगडम से पहले का पूरा रीकैप है। 1968 की मूल प्लैनेट ऑफ द एप्स में एक भविष्य की पृथ्वी को बुद्धिमान वानरों द्वारा शासित किया जाता था, जबकि मानव एक हीन प्रजाति में परिवर्तित हो गए थे। हाल की फिल्में ये खोजती हैं कि हम वहां कैसे पहुंचे। शुरुआत करते हुए राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से। वानर जेम्स फ्रैंको एक वैज्ञानिक है जो अल्जाइमर का इलाज तलाश रहा है। वह अपने नए सीरम का परीक्षण चिंपांजियों पर कर रहा है और ये एक काम कर गया। उसने एक सच में होशियार वानर बना दिया। लेकिन जल्द ही यह चिंपांजी अजीब व्यवहार करने लगता है और निवेशकों के सामने एक दृश्य बना देता है, इसलिए प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन निकला उसे हिंसक बनाने वाली सीरम नहीं थी, वह तो बस अपने नए बच्चे की रक्षा कर रही थी, जिसे वह किसी को नोटिस किए बिना जन्म दे पाए। तो जेम्स फ्रैंको बेबी को घर ले जाता है और उसका नाम सीजर रखता है, जहाँ वह बन जाता है। प्यारा है, तो जानवर पसंद करते हैं। सीरम के प्रभाव के साथ उसका जन्म हुआ। वह तुम्हारे औसत से कहीं अधिक स्मार्ट है। शेप के लिए सीजर का बचपन खुशियों भरा होता है, चाहे वह सप्ताहांत में रेडवुड जंगल में जाता है और वह अपने दिल की सामग्री के लिए चारों ओर चढ़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे सीजर बड़ा होता है, उसे दुनिया में अपने स्थान के बारे में एक अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ता है। वह जानवरों से ज्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी उसे एक जैसा ही माना जाता है। अब परियोजना को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन जेम्स फ्रैंको ने कुछ सीरम चुराकर अपने अल्जाइमर पीड़ित पिता को दे दिया और खैर वह ठीक हो गए। या तो वह फिर से पियानो बजा सकता है, लेकिन आखिरकार इलाज का असर खत्म हो जाता है और वह एक पड़ोसी से झगड़ा कर बैठता है, तो सीजर उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ता है। लेकिन हालांकि उसकी गलती नहीं थी, सीजर को बंदर जेल भेज दिया जाता है, जो साफ तौर पर एक बात है। यहाँ का आदमी उससे सच में बुरा व्यवहार करता है और बाकी चिंपांजी भी उससे बुरा बर्ताव करते हैं और उसका दोस्त जेम्स फ्रैंको उसे बाहर नहीं निकाल सकता, तो सीजर को खुद मामले हाथ में लेने पड़ते हैं। वह जल्दी से सीख जाता है कि अपनी कोठरी से कैसे भागना है और बाकी बंदरों की वफादारी हासिल कर लेता है, इसलिए सीजर नया जेल प्रहरी बन जाता है। बॉस यहाँ उसका सबसे अच्छा दोस्त औरंगुटान मॉरिस है, क्योंकि वह काफी होशियार है, साइन भाषा भी जानता है और सीजर अपना दर्शन समझाता है, जो इन फिल्मों से एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अकेले वानर कमजोर होते हैं, लेकिन साथ में मजबूत। अब फ्रैंको ने परियोजना को तब पुनः आरंभ किया जब उसने बताया कि सीरम ने मेरे पिता को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया। हमें बस एक मजबूत संस्करण बनाने की जरूरत है, इसलिए वे जल्दी से परीक्षण पुनः आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ मूल प्रयोगशाला सामग्री को छोड़ देते हैं। लेकिन उनका नया परीक्षण वानर कोबा बहुत तेजी से बहुत स्मार्ट हो जाता है। अब सीजर बाहर निकलता है और जेम्स फ्रैंको का फ्रिज लूटता है ताकि वह अपने सभी वानर मित्रों को नई सीरम दे सके। और ये काम करता है। अब सीजर के पास बहुत सारे स्मार्ट एप्स। अब वह इस दुष्ट आदमी का सामना करता है, मुझे छूना मत तुम गंदे बंदर। और सीजर ने बोलना सीख लिया है, वह ना कहता है। तो वो इलेक्ट्रिक स्टिक चालू करता है, सीजर उस पर पानी की नली से हमला करता है और इसे बिजली से झटका देता है। और इसलिए बंदरों के भागने का समय आ गया है। पहले वे जेम्स फ्रैंको की प्रयोगशाला में घुसते हैं और बाकी सभी नए स्मार्ट बंदर प्रयोग सामग्री को आजाद कर देते हैं। अब बंदर सैन फ्रांसिस्को में खुले में घूम रहे हैं। वे रेडवुड जंगल में स्वतंत्र हो सकते हैं अगर वे गोल्डन गेट ब्रिज को पार कर सकते हैं, पुल। लेकिन इंसान उन्हें रोकने के लिए यहाँ हैं। तो अब एक बड़ी लड़ाई का समय है। लेकिन मनुष्य नीचे से आते हुए बुद्धिमान वानरों के लिए तैयार नहीं थे। विज्ञान प्रयोगशाला का बॉस हेलीकॉप्टर में चारों ओर उड़ रहा था, लेकिन गोरिल्ला वहां कूद कर इसे ले लेता है बाहर। जेम्स फ्रैंको अपने पुराने दोस्त सीजर तक पहुंचता है। अरे बेटे, तुम क्यों नहीं आते घर? लेकिन सीजर अब अपने जैसे अन्यों के साथ है, इसलिए वह जेम्स फ्रैंको से कहता है, सीजर है तो सीजर ने एक नई सोसाइटी की स्थापना की है और ये गृह ऑफ द एप्स की खूबसूरत सुबह। हालांकि डॉन वास्तव में गाने का नाम है। दूसरी फिल्म। बड़ा सवाल ये है कि कुछ दर्जन वानरों को तत्काल क्यों नहीं मिटा दिया गया अमेरिका में। सैन्य निकलता है वे एक बड़ी समस्या से निपट रहे थे, क्योंकि यह सीरम मनुष्यों के लिए घातक है और यह जल्दी से दुनिया भर में सिमियन फ्लू के रूप में फैल गया। और यह महामारी वह बड़ी थी जिसने हमें लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था। तो हम करीब 10 साल बाद उठते हैं, जहां सीजर और उसके एप्स फल फूल रहे हैं, एक खुशहाल जनजातीय जीवन जी रहे हैं। सीजर का एक बेटा, नाम से नीली आंखें हैं, और अब उसका एक और बच्चा है, लड़का। और इसलिए जीवन वास्तव में अच्छा है। वे समझते हैं कि मनुष्य विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन एक दिन कुछ इंसान आ जाते हैं। सीजर को उन्हें भगाना पड़ता है। वायरस से प्रतिरक्षित कुछ मानव उत्तरजीवी यहाँ सैन फ्रांसिस्को में गैरी के नेतृत्व में एकत्रित होते हैं। ओल्डमैन तो ये करने के लिए क्या है, पर एक महान गहरी बहस है। कोबा के कई बुरे अनुभव थे। मनुष्य के साथ वह टीम में है, हमें उन सभी को मिटा देना चाहिए। लेकिन मॉरिस और सीजर शांति से रहने की आशा रखते हैं, इसलिए वानर शक्ति प्रदर्शन के रूप में बाहर निकलते हैं। अरे, हम अपनी जमीन पर रहेंगे और तुम अपनी पर। लेकिन वैज्ञानिक व्यक्ति वापसी करता है, तुम्हारी जमीन पर कुछ है जो हमें वास्तव में चाहिए। हाँ, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। मुझे बस कुछ दिन दो इसे चालू करने के लिए, फिर हम तुम्हारे अच्छे के लिए। तो इंसानों और बंदरों के बीच आपस में मिलजुल कर रहने के कुछ दिल छू लेने वाले पल होते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य निकलता है, वे बेवकूफ होते हैं। कुछ बंदर भी खराब होते हैं, जैसे कोबा बस इसे जाने नहीं देता। अंत में सीजर को उसे दिखाना पड़ता है कि कौन बॉस है, लेकिन वह उसे नहीं मारता है। वह बड़ी बात है। नियम है, बंदर बंदर को नहीं मारेगा, इसलिए वे बिजली फिर से चालू करते हैं और भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। लेकिन कोबा इंसानों के हथियार घर में गया और इन लोगों को बहुत शांत रहकर धोखा दिया, फिर उन्हें मार डाला। अब
छायाओं से वह सीजर की हत्या करता है। एत्तू ब्रूटे वह मृत होने का नाटक करता है, बंदूक ढूंढना और उसे ऐसा करने के लिए मनाना। मनुष्य ने सीजर को मार डाला है वानरों की, इसलिए वे मनुष्य के शस्त्रागार पर छापा मारते हैं और ढेर सारी बंदूकें चुरा लेते हैं और यह एक महाकाव्य युद्ध में बदल जाता है। वास्तव में इस फिल्म को उचित रूप से बुलाया जा सकता है ग्रह पर युद्ध के लिए। कोबा और बंदरों ने जीत हासिल की और बचे हुए इंसानों को कैद कर लिया, लेकिन वह असंतुष्टों और सीजर के बेटे को भी कैद कर लेता है, जो महसूस करता है कि कोबा ने तख्ता पलट किया है। तो ब्लू आइज ने सीजर के प्रतीक हीरे में घेरे को, जो अटारी कमरे की खिड़की के फ्रेम है, के साथ एक जेल ब्रेक का मंचन किया, जहां वह बड़ा हो गया पर निकला सीजर बच गया। अच्छे इंसान उसे एक घर में ले जाते हैं ताकि वह स्वस्थ हो सके, जो असंभवतः जेम्स फ्रैंको का पुराना घर है। एक बार वह मर जाए, बेहतर वो कोबा को नेतृत्व के लिए चुनौती देने आता है और यह एक बड़ी ओल्ड एप लड़ाई होती है। डोंकी कोंग की मजेदार याद ताजा करती है क्योंकि वे निर्माण स्थल पर हैं। इस बीच गैरी ओल्डमैन ने इस पूरी इमारत में विस्फोटक लगा दिए हैं ताकि उन सभी गंदे बंदरों को खत्म कर सकें, और इसलिए यह एक उल्टा मुफासा के साथ समाप्त होता है, जैसा कि सीजर कोबा को नीचे गिराता है। लेकिन अच्छे इंसान के पास कुछ बुरी खबर है। उन्होंने एक बड़ी मानवीय सेना से संपर्क किया है जो अब बंदरों से लड़ने के लिए आ रही है। इसलिए सीजर अपने नए मानव मित्र से विदा लेता है, जिसका नाम मुझे नहीं पता। आप जानते हैं, जब भी हम इंसानों को जानने लगे, मैं पूरी तरह से प्यार में पड़ गया। अब सीजर फिर से बंदरों का नेता है क्योंकि वे युद्ध की तैयारी करते हैं, और युद्ध अगली फिल्म का शीर्षक है। लेकिन इस फिल्म में मनुष्य और वानर केवल इस पहले दृश्य में ही लड़ते हैं। सीजर कभी यह युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए अब वह शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। सीजर का बेटा ब्लू आइज एक टोही मिशन से अभी लौटा है। उसने बंदरों के लिए एक नया घर दूर सभी से ढूंढ निकाला है। लड़ाई हो रही है, लेकिन उसी रात वे कर्नल वुडी हैरेल्सन के नेतृत्व में एक मानव हमले की टीम द्वारा हमला किया जाता है और उसने सीजर के परिवार को मार डाला। हाँ, यह युद्ध अब व्यक्तिगत हो गया है। उसका सबसे छोटा बेटा बच गया है और वह उसे अन्य 8 के साथ आगे भेज देता है, क्योंकि सीजर और उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त वुडी हैरेल्सन को मारने जा रहे हैं। पहले वे इस अनजान आदमी को मार देते हैं जिसकी एक बेटी निकलती है। मॉरिस बुरा महसूस करता है और उसे अपनाना चाहता है और वह इन वानरों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ अजीब बात है उसमें, बॉस वो बात नहीं कर सकती, लेकिन वे एक नए बंदर को ढूंढ लेते हैं जो बोल सकता है। वो सीजर का हिस्सा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वायरस ने दुनिया भर में फैलकर सभी बंदरों को चतुर बना दिया। उत्तर में वे इंसानों का अड्डा पाते हैं जहां वुडी हैरिसन एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक योद्धा है। सरदार और बुरी खबर, उन्होंने सभी सीजर के वानरों को पकड़ लिया है और उन्हें गुलाम बनाकर काम पर लगा दिया है। सीजर को भी जल्दी पकड़ लिया जाता है और वुडी हैरिसन समझाते हैं कि वायरस बदल गया है, अब यह इंसानों को मूर्ख बना रहा है। पता चलता है कि वह अन्य इंसानों से भी लड़ रहा है और इसलिए वह एप्स को निर्माण करने लायक बना रहा है। बड़ी दीवार, इसलिए इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा वानरों के दुरुपयोग तक है, जब तक सीजर आखिरकार खड़ा नहीं हो जाता। बाकी वानरों ने हार मान ली थी, लेकिन सीजर की अवज्ञा की कार्रवाई को देखकर वे उठ खड़े होते हैं। इसलिए यह फिल्म वास्तव में होनी चाहिए को ग्रह के उदय कहा जाएगा। वानर, सीजर के दोस्त अभी भी बाहर हैं। वे सुरंगों को ढूंढते हैं ताकि वह चुपके से अंदर जा सके, और एक महान वानर जेल ब्रेक। लेकिन तभी दूसरे मनुष्य यहाँ पहुँचते हैं और ये एक बड़ी पुरानी मनुष्य बनाम मनुष्य युद्ध हो जाती है, भागने वाले हमारे वानरों के साथ। बीच में सीजर व्याकुलता का उपयोग करके अंदर घुसता है और शाप को मार देता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वह और बोल नहीं पाता। हाँ, उसे मूर्खता की बीमारी लग गई। एक और मुख्य पात्र वह वानर था जो इंसानों के साथ था। वे उसे कहते हैं गधा, और वह अपने लोगों को परेशान करने के लिए ठीक था, लेकिन अब उसे अंत में दिल बदलने का अवसर मिलता है। इसलिए अब जब सीजर बड़ी मुश्किल में है, टोंकी ग्रेनेड लॉन्चर के साथ रिडेम्पशन के साथ आता है, तो सीजर इस ईंधन टैंक को उड़ाने में सक्षम होता है, जिसे मनुष्यों ने अपनी दीवार के सही बगल में बनाया था। बगल में, वास्तव में मुझे लगता है कि उनके पास हर जगह ईंधन टैंक हैं और सारा आधार विस्फोट हो गया, तो अच्छे इंसान दिन जीत लेते हैं। हालांकि वे संभवतः वानरों को भी मार डालेंगे, लेकिन तभी एक हिमस्खलन आता है और यह पूरी मानव सेना को मिटा देता है, जबकि वानर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और दिन बच जाता है। तो वानरों ने युद्ध जीत लिया, पर वे फिर भी चले जाते हैं। वे एक सुंदर घाटी में बस जाते हैं जहां अगली पीढ़ी शांति से जीवन बिता सके। लेकिन दुर्भाग्य से लड़ाई में सीजर खुद घायल हो गया और अब सीजर मर गया, लेकिन उसने अपने लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया, लोग जहां वे वानरों के ग्रह का राज्य बना सकें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो और भी बेहतरीन टीवी और मूवीज के रिकैप के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।